हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज हम लोग रेटिकुलोसाइट टेस्ट के बारे में जानेंगे। हम लोग उसके बारे में रेटिकुलर टेस्ट क्या होता है, रेटिकुलर टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। और रेटिकुलोसाइट काउंट हाई होने पे क्या किस कारण होते हैं, लो होने पे किस कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेटिकुलोसाइट क्या है। रेटिकुलोसाइट टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जो ब्लड में रेटिकुलोसाइट के लेवल को मेजर्स करता है ना। रेटिकुलोसाइट से इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो बोन मैरो में बनते हैं और फिर मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर एनीमिया की डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है ना, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी को देखा जाता है और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है ना। इस टेस्ट से पता लगता है कि किस हद तक बॉडी रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस कर पा रही है। ये टेस्ट वेरियस मेडिकल कंडीशन जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया या बोन मैरो डिसऑर्डर के मूल्यांकन में भी यूज़ किया जाता है। अब इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं, है ना। रेटिकुलोसाइट टेस्ट की प्रोसीजर, स्पेसिमेन कलेक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं 3 to 5 ml ब्लड, EDTA ब्लड लेते हैं, अप टू मतलब मार्किंग तक उसका EDTA ब्लड लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या क्या लेते हैं, रेटिकुलोसाइट स्टेन मतलब मैथिलीन ब्लू लेते हैं, पीपेट की ज़रूरत होती है, ग्लास ट्यूब की ज़रूरत होती है, ग्लास लाइट की ज़रूरत होती है, इंक्यूबेटर, या अगर इंक्यूबेटर नहीं है तो वाटर बाथ से भी काम चला लेते हैं ना। 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए रहता है उस टेम्परेचर। स्प्रेडर की ज़रूरत होती है, EDTA ब्लड और माइक्रोस्कोप की। ये ऐसे क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हम लोग को ज़रूरत होती है टेस्ट करने के लिए। चलिए आगे इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लेंगे 100 माइक्रोलीटर क्या मैथिलीन ब्लू। ये जो आपको ये मैथिलीन ब्लू स्टेन दिखाई दे रहा है, ये मैथिलीन ब्लू स्टेन क्या, इसमें से कितना ले लेंगे, 100 माइक्रोलीटर स्टेन क्या कर लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। उसी में क्या ऐड कर लेंगे, 100 माइक्रोलीटर पेशेंट का EDTA एंटीकोगुलेंट ब्लड को भी उसी में ऐड कर लेंगे। उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने 30 मिनट के लिए, है ना। फिर 30 मिनट बाद रिसस्पेंडेड दिस सेल्स बाय जेंटल मिक्सिंग, जो मतलब नीचे रिसस्पेंड हो गया है उसको अच्छे से मतलब निकालने के बाद भी एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद देन 1 ड्रॉप डाल के स्लाइड में उसको, जैसे हम लोग स्लाइड बनाते हैं, है ना, मलेरिया या उसको WBC देखने के लिए, वैसे एक स्लाइड बना लेंगे इस प्रकार टंग शेप की, है ना। इसको स्प्रेडिंग कर देंगे, उसको एयर ड्राई कर लेंगे एंड एग्जामिन कर लेंगे अंडर माइक्रोस्कोप में, है ना। चलिए इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रेंज एडल्ट्स में देखें तो 0.5 है, 0 to 2% एडल्ट्स में रहता है इसकी नॉर्मल रेंज, और न्यूबॉर्न में रहता है 2 to 6%, है ना। ये जो दिख रहे हैं आपको यही रेटिकुलोसाइट काउंट्स। अब इसका रेटिकुलोसाइट का फार्मूला देख लेते हैं कि किस हिसाब से मतलब इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट किया जाता है। 2 फार्मूले हैं। पहले ये वाला ईजी है। इसमें क्या करते हैं, काउंटेड रेटिकुलोसाइट मतलब 10 फील्ड में रेटिकुलोसाइट कितने हैं उसको काउंट कर लेंगे। देन पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 150 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। ये थोड़ा सा ये वाला परफेक्ट फार्मूला है, मगर एक और फार्मूला है इससे कर सकते हैं रेटिकुलोसाइट। इसमें क्या टोटल रेटिकुलोसाइट्स काउंट कर लेंगे अपॉन में थाउजेंड्स, और RBC जितनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रेटिकुलोसाइट परसेंटेज निकल आएगा। बट ये वाला फार्मूला कॉमन है जो हम लोग यूज़ करते हैं लैब्स में, है ना। 10 फील्ड में काउंटेड कर लेंगे रेटिकुलोसाइट को, इनटू कर देंगे पेशेंट के हीमोग्लोबिन से, और अपॉन में 150 से डिवाइड कर देंगे। अब रेटिकुलोसाइट अगर बढ़ रहा है तो क्या
क्या क्या किस किस कारण से बढ़ सकता है। अगर कोई भी किडनी डिसीज़ है तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, रेटिकुलोसाइट बढ़ सकता है। हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, अगर न्यूबॉर्न में क्या हीमोलिटिक कोई डिसीज़ हो रही है ना, इसके कारण से भी रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ सकता है। अगर क्रोनिक ब्लड लॉस, लंबे समय से अगर ब्लड लॉस हो रहा है ना, उसमें भी रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ सकता है। एक्यूट कोई ब्लड लॉस हो रहा है, ये एक्सीडेंटल केस में एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है ना, एक्यूट कोई ब्लीडिंग हो रही है, उसमें भी हमारा रेटिकुलोसाइट बढ़ सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया में भी और सिकल सेल्स में भी। इन कंडीशंस में क्या है, हमारा क्या रेटिकुलोसाइट काउंट है जो कि बढ़ सकता है। अब घटता किस किस कारण से देख लेते हैं। अगर बोन मैरो में कोई दिक्कत आ रही है, बोन मैरो फेलियर हो रहा है, तो उसके कारण रेटिकुलोसाइट काउंट क्या डिक्रीज़ हो सकता है। सिरोसिस वगैरह है ना, लगा लीवर में या किसी कहीं सिरोसिस है, उसके कारण भी रेटिकुलोसाइट क्या काउंट क्या है, घट सकता है। रेडिएशन थेरेपी, अगर कोई रेडिएशन थेरेपी वगैरह ले रहे हैं तो उसके कारण भी रेटिकुलोसाइट काउंट में इफेक्ट हो सकता है या घट सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें भी रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है, घट सकता है। B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की कमी से भी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी क्या है, हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट है वो लो हो सकता है ना। ठीक है, यहीं पे रेटिकुलोसाइट काउंट कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।